और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ हमारा है राष्ट्रीय स्तर का संगठन, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जो कार्तिक उरांव साहब ने बनाई थी, नाम जानते हैं कार्तिक उरांव साहब का? और एक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था उस समय, डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते थे जिन्होंने मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद बनाई थी। उस समय हम स्टूडेंट ही थे, यानी 80-81 में हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे। तो हॉस्टल में लोग पकड़ते थे कि यार हमारे हॉस्टल, हमारा आदिवासियों का हॉस्टल कौन सा है, तो हम लोगों को, तो हम तब से ही जुड़ गए थे। बहुत काम किया उसमें हम लोगों ने, लेकिन जैसे ही हमारे लोगों के साथ क्या हुआ है उसका इतिहास है। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते की हत्या हुई है, उनको कांग्रेस छोड़ना पड़ी, फिर दिलीप सिंह भूरिया ने संभाला, फिर उनके साथ जो हुआ, फिर उनको भी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में, पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में गए, फिर और गए थे, फिर बीजेपी में गए अपने आप को बचाने के लिए। मतलब कांग्रेस ने, बीजेपी ने या अन्य किसी ने भी आदिवासियों में जो भी नेतृत्व उभरा, जो भी समाज के लिए आगे आया, उसको या तो रास्ते से हटाया। इसलिए हटाया कि वो सिर्फ आदिवासी की बात कर रहे थे। तो इसके बाद मैं 2005 में बामसेप से जुड़ा, और जब बामसेप समझ में आया तो मैं बामसेप में प्रिंसिपल रहते हुए, मैं उससे पहले लेक्चरर था। 1990 में मेरी पोस्टिंग लेक्चरर में हुई थी। लेक्चरर के बाद इससे पहले मैं और दूसरे जॉब में रहा था, बहुत इतिहास है, लेकिन एजुकेशन में आया मैं लेक्चरर बना 1990 में, और फिर 2003 में मैं +2 प्रिंसिपल, 9वीं से 12वीं का जो स्कूल होता है, जिसको हायर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी बोलते हैं, उसमें प्रिंसिपल हो गया मैं 2003 में। और बामसेप से जुड़ा 2005 में, और बामसेप में प्रिंसिपल रहते हुए मैं ज़िले से लगा करके राष्ट्रीय स्तर तक की पद की जिम्मेदारी, प्रिंसिपल DDO, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन पावर और फाइनेंशियल पावर रहते हुए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमको संविधान के आर्टिकल ने समाज के लिए काम करने के लिए, संविधान के दायरे में रह कर के काम करने के लिए वो दी है। इसलिए हमको डरने की आवश्यकता नहीं, ना सर्विस कंडक्ट रूल लागू होता है, नहीं आचार संहिता का। इस पे समाज की बात कर रहे हैं। क्या आज कल रामनवमी थी, क्या रामनवमी में लोग पागल हो रहे थे? मैं रांची में था, बंद था दिन भर से, तो वो कर्मचारी, अधिकारी वगैरह सब वो रामनवमी में नहीं गए क्या? वहाँ आचार संहिता या समाज की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। तो हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। आचार संहिता है, सिर्फ राजनीतिक मंच पे नहीं जाना, राजनीतिक भाषण नहीं देना, किसी पार्टी का प्रचार नहीं करना, नहीं किसी पार्टी के प्रचार के सामग्री हमारे पास रहना चाहिए। हम कर्मचारी है और किसी पार्टी की प्रचार सामग्री हमारे यहाँ पास में, हमारी गाड़ी में, हमारे बैग में, तो वहाँ आचार संहिता का, अभी कोई भी पार्टी के लोग आपके घर में उनकी प्रचार सामग्री प्रचार के लिए सौंप जाएंगे और कहेंगे भैया ध्यान रखना है, तो आप नहीं लेंगे क्या? या फेंक गए वो, आपके परिवार के जो गैर कर्मचारी है उनको दे गए। और साथियों, वैसे तो हमारा बहुत पुराना इतिहास है, हमारे आदिवासियों का भी बहुत पुराना इतिहास है कि हमारे महापुरुषों ने
मेरे पास रिकॉर्ड है 1285 से आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं, 1285 से। लेकिन इस आधुनिक भारत का इतिहास मैं बता रहा हूँ कि आधुनिक भारत यानी अंग्रेज़ों का शासनकाल, इस आधुनिक भारत में आदिवासियों ने संघर्ष स्टार्ट किया माफियाओं के विरोध में। कौन माफिया? जंगल माफिया, ज़मीन माफिया, खनिज माफिया, शराब माफिया, इन माफियाओं के विरोध में। जो जमींदार होते थे और उसी समय अंग्रेज़ों के शासनकाल में जो कर्मचारी होते थे, वो उनको उल्टे सीधे टैक्स लगा करके मालगुजारी वगैरह उससे इनको तंग करके उनकी ज़मीनें छीनते थे। इसके विरोध में सबसे पहले तिलका माझी ने आंदोलन शुरू किया था 1771 में। अब 1771 से लगा करके आज तक 254 साल होते हैं। कितने? 254। इस आधुनिक भारत में 254 साल से आदिवासी संघर्ष कर रहा है। लगभग 200 जिलों के आसपास नक्सलवाद के नाम पे मारा जा रहा है। जो आदिवासी क्षेत्र में उन आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन छीन रहे हैं, इसलिए वो आदिवासी उसको बचाने के लिए आ रहे हैं, तो उसको नक्सली घोषित करके ये ना आज भी आदिवासी लड़ रहा है। आपके छत्तीसगढ़ में पूरा का पूरा आप बस्तर इलाका देख ले, लड़ रहा है, डेली मारे जा रहे हैं। उस क्षेत्र में ना सामाजिक कार्यकर्ता जा सकता है, उस क्षेत्र में ना मीडिया वाला जा सकता है जो खुल करके कोई चीज़ बता सके, तो सामाजिक कार्यकर्ता भी ना जा सकता है। और न ही उस क्षेत्र में समाज का कोई व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज के लिए कोई काम कर सकता है। सोनी सोरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कि वो उन आदिवासियों के लिए उसके साथ क्या हुआ था। नहीं तो सोनी सोरी यूट्यूब पर डाले, उसके वीडियो और सब आ जाएंगे कि उसके साथ कितना अत्याचार हुआ। तो सिद्धू कानू का आंदोलन हुआ 1855 में से लगाकर 1860 तक। लगभग 15,000 आदिवासियों को मार डाला। आंदोलन इन महापुरुषों ने किया माफियाओं के विरोध में, लेकिन इन माफियाओं ने कहा कि ये तो अंग्रेज़ों के विरोध में, वो आदिवासी इकट्ठे हो रहे और ये हो रहे हैं, और ये साहब आपके विरोध में इस तरीके से ये कर रहे हैं। अंग्रेज उसके बाद उनके आंदोलन को समझने के बाद गुलाम भारत में अंग्रेज़ों ने आदिवासियों के लिए एसपीटी एक्ट, संथाल परगना एक्ट, एसपीटी, बिरसा मुंडा का आंदोलन उसके बाद हुआ। बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ, बिरसा मुंडा को मार दिया। उसके बाद उस बिरसा मुंडा के आंदोलन की बदौलत अंग्रेज़ों के शासनकाल में बना सीएनटी एक्ट। अगर अंग्रेज़ आदिवासियों को होते तो फिर उनके लिए एक्ट ही नहीं बनाते। जब समझ में आई अंग्रेज़ों को तब जाकर के, जबकि कि ये माफिया है, ये माफियाओं के कारण। तो अंग्रेज़ यदि भारत में नहीं आते तो आज हम जिस लायक है यहाँ चर्चा कर रहे हैं, हमारे लोगों को सिर्फ नाचना आता है, आदिवासियों को समूह नृत्य का चलन क्यों हुआ? लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि हमारे मनोरंजन के कोई साधन ही नहीं थे, तो हमने ईजाद किया उसको। वो साधन भी हमने ईजाद किए और वो नृत्य भी हमने ईजाद किया, क्योंकि मनोरंजन के कोई साधन ही नहीं थे।
तो जब फिर आधुनिक भारत में 3 आंदोलन चल रहे थे। आदिवासी अलग आंदोलन चला रहे थे, फूले साहब ने एक आंदोलन शुरू किया, ज्योतिबा फूले ने 1848 में, माली समाज के थे वो, सबकी आज़ादी का आंदोलन। वो सबका दुश्मन कौन? ब्राह्मण और माफिया लोग। और तीसरा आंदोलन था, ब्राह्मणों ने आंदोलन शुरू किया कांग्रेस के माध्यम से। तो आदिवासियों का आंदोलन बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका माझी, हमारे उधर एरिया में भी टंटिया भील, और भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग आदिवासियों ने संघर्ष किया क्षेत्रीय लेवल पे, और उनको कहा विद्रोह, संताल विद्रोह, भील विद्रोह, मुंडाओं का विद्रोह। आंदोलन नहीं कहा, विद्रोह। विद्रोह क्यों किया? किसके विरोध में किया? क्या समस्या थी उनकी? बस वो इतिहास, वो जो पढ़ा है उन्होंने, वही हमको जानकारी है। आज हमको पढ़ने लिखने का अधिकार है, लेकिन पाठ्यक्रम निर्धारित करने का अधिकार उनको है जो हमारे दुश्मन हैं। आपको इतिहास में बताया जाता है हम आज़ाद कब हुए? हम आज़ाद आप बताएं। 1947। अब हमारे पढ़े लिखे लोगों को जो पढ़ाया है वो उनको पता है, वही चीज़ है, वही पढ़ा है। वास्तव में हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुए। हम आज़ाद कब हुए? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उस संविधान लागू होने के बाद हम लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला, नौकरी का अधिकार मिला, नेता बनने का अधिकार हुआ। पहला चुनाव 1952 में हुआ। क्या 47 में आज़ाद हुए तो 47 में ही हमारे SC ST को आरक्षण मिल गया था और 47 में ही वो नेता बनने लग गए थे? क्या नहीं लगे। संविधान लागू होने के बाद सब चीज़, संविधान जब लागू हुआ, आज मैं बोल रहा हूँ, ये बोलने की आज़ादी भी नहीं थी। अगर वो 1950 से पहले अगर हमको बोलने की आज़ादी होती, हमारे विचारों की अभिव्यक्ति करने की आज़ादी होती, सही क्या है गलत क्या है ये भी हम नहीं बोलने की आज़ादी थी हमको। इसलिए संविधान में आर्टिकल 19 रखा। कुनैन कब आया? जब मलेरिया हुआ। अगर मलेरिया नहीं होता तो कुनैन की ज़रूरत थी क्या? तो 1848 से लगा करके 1956, 108 साल तक संघर्ष किया। उसकी बदौलत हमको 1950 में अधिकार मिले। सिद्धू कानू का आंदोलन क्षेत्रीय लेवल का था। संथाल परगना एक्ट बन गया, संथाल परगना एक्ट। और बिरसा मुंडा का एक क्षेत्रीय आंदोलन था, उस क्षेत्र का CNT एक्ट बना, CNT एक्ट बना। लेकिन ज्योतिबा फूले ने जो आंदोलन शुरू किया था, वो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, साहूजी महाराज कोल्हापुर के राजा थे, OBC के थे, कुर्मी मराठा। और फिर उस आंदोलन को बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको आगे बढ़ाया। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 से वो सार्वजनिक जीवन में आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रोफेसर पद से
20 जुलाई 1920 में प्रोफेसर पद से त्यागपत्र दिया। अब बाबा साहब अम्बेडकर कितने पढ़े लिखे थे? यहाँ शायद हमारे देश में कोई नहीं है उसके जैसे पंडित। आज भी नहीं है उनके समकक्ष पढ़ा लिखा, और नहीं उस समय थे। ऐसे व्यक्ति ने प्रोफेसर पद से त्यागपत्र दिया 1920 में, और एक मारवाड़ी बनिए से आंदोलन के लिए कर्जा लिया, आंदोलन के लिए कर्जा लिया, और पूरी योग्यता लगा दी। 4 बच्चे कुर्बान हो गए। एक बहुत प्यारा बच्चा था उनका, गंगाधर नाम था उसका। उसको मरते टाइम एक कफन मिलना चाहिए, वो कफन नहीं मिला। उनकी पत्नी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके उस डेड बॉडी पे, पत्नी चली गई, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो मकसद बनाया था कि इस सदियों से अधिकार वंचित, प्रताड़ित, अपमानित, शोषित समाज को मैं वो अधिकार दिलवा के जाऊंगा, और उन्होंने 26 जनवरी 1950 को तमाम प्रकार के अधिकार दिए। संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व, भागीदारी, रिप्रेजेंटेशन, हम आरक्षण कहते हैं। हम लोगों को ये मालूम है कि साहब वो शिक्षा में आरक्षण मिल गया, नौकरी में आरक्षण मिल गया, राजनीति में आरक्षण मिल गया, बस यही है, संविधान में यही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी जमीन, जायदाद, व्यापार, उद्योग, सब में उनकी भागीदारी होना चाहिए, उनकी संख्या के अनुपात में। और आदिवासियों को विशेषाधिकार दिए आर्टिकल 244 के तहत, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। और 5वीं अनुसूची कहती है जल जंगल ज़मीन का मालिक आदिवासी होगा, ज़मीन के अंदर छुपी हुई धातुओं का मालिक आदिवासी होगा, क्योंकि जितनी भी बहुमूल्य से बहुमूल्य धातुएं हैं, 89 प्रकार की धातुएं हैं पूरे भारत में। जितनी भी धातुएं हैं, सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक, प्लेटिनियम, यूरेनियम, वो सब ज़मीन के अंदर है। और वो कहाँ है? आदिवासी जहाँ रहता है वहाँ है। इसलिए आदिवासी उस क्षेत्र को 5वीं अनुसूची यानी शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्र, और उस अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी को मालकियत का अधिकार, उस आदिवासी को स्वायत्त शासन का अधिकार। बिरसा मुंडा ने कहा था अबुआ दिसुम अबुआ राज। हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में हमारा राज होना चाहिए। हमारे महापुरुष राजा बनने की लड़ाई लड़ रहे थे, हमको राजा बनाने के लिए लड़ रहे थे, और हम गरीबी रेखा का कूपन, अरे नेताजी हमारा गरीबी रेखा का कूपन बना देना, 5-10 किलो चुनाव अनाज में हमको फ्री में मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? सबके हाथ में कटोरे पकड़ा दिए। आंगनवाड़ी में जा रहा है बच्चा, 1.5-2 साल का हुआ, आंगनवाड़ी में कटोरा। स्कूल में जा रहा है, 1 से 8वीं तक, मध्याह्न भोजन के नाम पे कटोरा। 84 करोड़ आज वर्तमान में, गूगल पे सर्च कर लेना, प्रधानमंत्री अन्न धन योजना। और मोदी जी बड़े बड़े सीना तान के 56 इंच का कहते हैं 80 करोड़ को लोगों को हम खाद्यान्न दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को कितना विकास हुआ। अस्सी करोड़ लोगों को झोला पकड़ा दिया राशन की दुकान पे लाइन में खड़े करके। भिखारी, ये भिखारी की ट्रेनिंग। बच्चे को कटोरा, स्कूल में जा रहा है, वो विद्यार्थी के हाथ में कटोरा, बाप के हाथ में कटोरा।
और बाप जो बच्चे पैदा कर रहा है उसकी शादी करवाने के लायक नहीं है। उसके मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ऐसे गरीब ऐसे लोगों की शादियां करवाते हैं। आपके इधर भी है क्या? यानी जो गुलाम भारत में समस्या नहीं थी, गुलाम भारत में राशन की दुकान नहीं थी, गुलाम भारत में बालवाड़ी आंगनवाड़ी नहीं थी, गुलाम भारत में अगर जो लोग गांव में एक आध गरीब होता था, गांव में एक आध गरीब होता था, उस गरीब, अरे गांव के लोग सब मिलकर के बेचारा गरीब है इसके बच्चे के हाथ पीले करवा दो, वो गांव वाले मिलकर के उसकी शादी करवा देते थे। लेकिन आज़ाद भारत में हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, सरकार उसकी शादी करवा रही है। कितना विकास हुआ। हम अपने पैदा किए हुए बच्चों की भी, जब हम हॉस्टल में पढ़ते थे और छात्रवृत्ति मिलती थी ना, तो ये तथाकथित ऊंची जाति के लोग हमको कहते, अरे इनको, ये हरिजन लोग है, आदिवासी लोग हैं, इनको छात्रवृत्ति मिल रही है, सरकार के जमाई है, तो ये है। जब हमको वो छात्रवृत्ति के कारण इस तरह से वो टोकते थे, तो जिनकी शादी बच्चों की सरकार ने कराई है और वो अगर बच्चा स्कूल में जाएगा तो वो कितना अपमानित करेगा, अरे ये सरकारी बच्चा है, वो बच्चा कुछ बोल पाएगा? तो साथियों, 108 साल के आंदोलन की बदौलत हमको संविधान के रूप में तमाम प्रकार के अधिकार मिले। उन संवैधानिक अधिकारों का लाभ लेकर के हमारे समाज में जंगलों से, पहाड़ों से, कंदराओं से निकल कर के डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारी, आईएएस, आईपीएस नेताओं का निर्माण हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान की कृपा, मैं किसी के धर्म या किसी की आस्था के वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सवाल खड़ा कर रहा हूँ। अरे हमको भगवान की कृपा से ये बन गया, इंजीनियर डॉक्टर बन गया, वो किस्मत से बन गया। तो अगर भगवान की कृपा से वो किस्मत से था तो जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाना था। और ये जाति प्रमाण पत्र का अधिकार किसने दिलवाया? क्योंकि आपको संविधान के माध्यम से एससी, एसटी, ओबीसी रिकॉग्नाइज किया गया और एससी, एसटी, ओबीसी को संविधान में अधिकार दिए। वो अधिकार का लाभ कब ले सकता है? जब उसके पास जाति का प्रमाण पत्र है कि तू एससी में आ रहा है, कि एसटी में आ रहा है, कि ओबीसी में आ रहा है। कितना अब ओबीसी के साथ क्या धोखाधड़ी हुई। ओबीसी की संख्या 52% और बिहार सरकार ने करी तो वो लगभग 64%। उसके बाद भी उनको आज तक, जब से संविधान लागू हुआ तब से आज तक जो न्याय मिलना चाहिए, जो हिस्सेदारी मिलना चाहिए, जो गिनती नहीं हुई है, भेड़ कितनी है, बकरी कितने है, जंगल में शेर कितने हैं, चीते कितने हैं, भालू कितने हैं, उसकी जानकारी है। लेकिन ओबीसी की 52% ओबीसी को जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने एससी और एसटी को 1950 में दिया था, शिक्षा में, नौकरी में, राजनीति में, वो अधिकार एससी एसटी को 1950 में मिल गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी को सबसे पहले दिए। आर्टिकल 340 पहले बना ओबीसी के लिए, फिर 341 बना एससी के लिए, फिर 342 बना एसटी के लिए। और वही अधिकार शिक्षा में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, राजनीति में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण उनको भी मिलना चाहिए संख्या के अनुपात में। लेकिन ओबीसी को 42 साल के बाद, संविधान लागू होने के 42 साल के बाद एक टुकड़ा डाला, नौकरी में आरक्षण। उन 52% को
42 साल के बाद सिर्फ नौकरी में आरक्षण दिया, और क्या धोखाबाजी हुई। उस समय 1 लाख जिसकी इनकम होगी उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, वो क्रीमी लेयर में आएगा। संपन्न वर्ग, क्रीमी लेयर यानी संपन्न वर्ग में आएगा, उसको आरक्षण में। यानी जो अपने बच्चों को पढ़ाने लायक है, पढ़ा करके आरक्षण का लाभ लेने लायक है, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है उसको आरक्षण मिलेगा। किसको पता है? ओबीसी 52% लैंडलॉर्ड लोग, उनको इतना उल्लू बनाया, बेवकूफ़ बनाया। 42 साल के बाद एक टुकड़ा डाला। हम गांव में कहते हैं कि अगर जब बच्चा रोता है ना तो एक झुनझुना बजा देते हैं बच्चे को चुप करने के लिए। अब झुनझुना बजाने से बच्चा रोना बंद हो जाता, मतलब उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। उस झुनझुने से कुछ लाभ हुआ क्या उसको? पेट भरा या कुछ हुआ? मतलब सिर्फ रो रहा था इसलिए उसको चुप करा दिया। इस तरह से ओबीसी 52% को जो पढ़ा सकता उसको नौकरी में आरक्षण, जो पढ़ा सकता उसको नहीं मिलेगा, जो नहीं पढ़ा सकता उसको मिलेगा। शिक्षा में 2006 में मिला, शिक्षा में कि पढ़ लिख करके उनको भी शिक्षा में आरक्षण मिले। पदोन्नति में आज तक नहीं है, राजनीति में आज तक नहीं है। तो ये अधिकारों की बदौलत हमारा विकास और कल्याण हुआ है, ना तो किसी भगवान की कृपा से हुआ है। भगवान अपनी आस्था का मामला है, अपना पर्सनल मामला है। उसकी पूजा करें, उसकी वंदना करें, वो अपनी जगह है। ना धर्म के आधार पर मिला है, ना किसी देवी शक्ति के कारण। अगर कोई देवी शक्ति होती तो ना बिरसा मुंडा को 25 साल की उम्र में ना सिद्धू कानू को, ना तिलका माझी को, ना बाबा साहब अम्बेडकर को, और ना फुले को ये कुर्बानियाँ देना होती। हमारे लोग कहते हैं, भामसेप के लोग तो भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। वो गलत प्रचार, अधूरी बात करते हैं। हम ब्राह्मणों के भगवान को नहीं मानते। वो क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को।